जो काले कानून हैं उनको फौरन वापस लिया जाए। हम समझते हैं कि इस देश की मोदी सरकार को या तो किसानों की बात को सुनना पड़ेगा या उनको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। ये बात बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात एक चीज़ और है, और वो ये है कि लोकतंत्र में लोग क्या चाहते हैं और उनकी मर्जी के हिसाब से जो बहुमत होता है उस आधार पर चीज़ें तय होती हैं। देश का जो नैरेटिव है, जो विमर्श है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है। देश के आम लोग इस वक्त किसानों के साथ, उनके जज्बात के साथ और 3 काले कानून के विरोध में खड़े हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम किसानों के साथ तो हैं ही, लेकिन काले कानून वापस हो। ये कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से इस मांग का समर्थन करती है। चूँकि आप माइनॉरिटी का नेतृत्व करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जौनपुर से हैं, और जौनपुर ही अभी कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी का आना हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? क्या मैंने इस बात को बार बार उठाया है और मैं दोबारा आपके फोरम के माध्यम से इस बात को बहुत जिम्मेदारी से उठा रहा हूँ। ओवैसी साहब तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं। उनके वालिद साहब भी पहले वहाँ से एमपी हुआ करते थे, मोहतरम सलाहुद्दीन ओवैसी साहब। वो सिर्फ तेलंगाना में 9 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, 119 सीटों पर। लेकिन 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद किस तरह के हालात इस मुल्क के अंदर पैदा हुए कि ओवैसी साहब ने जाकर महाराष्ट्र में, कर्नाटका के मेयर के चुनाव में, बिहार के विधानसभा के चुनाव में, अब बंगाल में और साथ ही उत्तर प्रदेश में आने की वो कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये समझदारी है और इस देश का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग ये समझता है और इस बात को अब आम मतदाता भी समझने लगा है कि ओवैसी साहब को ये हक है कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो सीटें बहुत कम जीत पाएंगे और उनके लड़ने से जो सेकुलर जमात है या बीजेपी के खिलाफ के जो भी फ्रंट है उनको नुकसान हो जाएगा। तो हम ओवैसी साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, लोकसभा के अंदर टीवी चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ वो बात भी करते हैं, मगर इस देश की जो राजनीतिक सत्यता है, जिस तरह से संविधान पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग को, मुसलमानों को, दलितों को और पिछड़ों को दबाया जा रहा है, ओवैसी साहब जिस तरह की चुनावी सियासत कर रहे हैं उसमें संविधान को कमज़ोर करने वाली या ख़त्म करने वाली शक्तियों यानी बीजेपी और आरएसएस को वो इनडायरेक्ट वे में ताकत दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बात को उनको भी, उनकी सियासी जमात को भी और इस देश के जिम्मेदारों को भी समझने की जरूरत है। 2022 का विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की क्या नीति होगी? गठबंधन होगा छोटे दलों से या अकेले? देखिए, एक बात और, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस देश का सबसे बड़ा चुनाव समझा जाता है राज्य के स्तर पर। 403 विधानसभा की सीटें हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है। पिछले दिनों में एक बात इस राज्य का और देश का मतदाता देख रहा है और वो ये है कि जो मुख्य शक्तियाँ थीं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी ने तो एक तरह से शाह और तानाशाह के सामने घुटने टेक दिए। बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ये इस राज्य का एक मतदाता कह रहा है, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी से ये अपेक्षा थी कि वो मोदी सरकार की और अजय सिंह बिष्ट सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करें, मगर वो भी पूरी तरह से खामोश है। इस राज्य में आज की डेट में अगर कोई विपक्षी दल मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह की राजनीति के खिलाफ या अजय सिंह बिष्ट की राजनीति के खिलाफ जमीन के स्तर पर आंदोलन कर रहा है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है, उसका नाम श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी है और राज्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हम समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुख्य विपक्षी शक्ति है, यानी 40% मत अगर भाजपा को मिला है और 60% मतदाता उसके खिलाफ है, तो जो 60% मतदाता है उसके जज्बे का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में एक मजबूत ताकत के रूप में खड़ी होगी और हम इस राज्य के अंदर सरकार बनाने का पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद।